Here is another question by Ritika from gravitation chapter, and question is, what is the force of gravity on the body of mass 150 kilogram lying on the surface of the earth? और मास ऑफ द अर्थ दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, रेडियस ऑफ द अर्थ दैट इज 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी की वैल्यू दे रखी है 6.7 इंटू 10⁻11। ठीक है, पहले देखें किसी चीज का वेट क्या होता है। जैसे सपोज करें हमारे हाथ में ये पत्थर का टुकड़ा है, ठीक है। पत्थर के टुकड़े को जब हम लोग पकड़े हुए हैं तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे मैग्नेट लोहे को खींचता है, ये धरती जो है इस पत्थर के टुकड़े को अपनी तरफ खींच रही है। अगर हम इसको छोड़ दें तो क्या होगा, ये धरती पे गिर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पत्थर धरती जो है इस पत्थर के टुकड़े को खींच रही है। तो किसी बॉडी का वेट क्या होता है, जिस फोर्स से अर्थ जो है इस पे कितना फोर्स लगा रही है, अट्रैक्शन फोर्स, वही उसका वेट कहलाता है। अगर बड़ी चीज है जिसका मास ज्यादा है तो उसका वेट भी ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो वेट क्या होता है, अर्थ जो है किसी चीज को अपनी तरफ किस फोर्स से अट्रैक्ट करती है। ठीक, चलो बोल देते हैं, कॉपी पर लिख सकते हैं, weight of the body is the force by which it is attracted by the earth। ठीक है, जिस फोर्स से, चलो एक डायग्राम के थ्रू बता देते हैं। सपोज करें ये अर्थ है और यहां पर कोई एक बॉडी है इसकी सरफेस पर, तो या थोड़ा सा ऊपर, तो अर्थ जो है इस बॉडी को अपनी तरफ मान लो अगर 50 न्यूटन के फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है, तो ये 50 न्यूटन क्या हुआ, दैट इज द वेट ऑफ द बॉडी। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा टीवी कनेक्ट कर लें, डिस्कनेक्ट हो गया है। हाँ, थोड़ा वेट करेंगे। हाँ, बस 2 मिनट। ठीक है ना, ये इसको और अच्छे से समझ सकते हैं कि कोई जैसे धागे से चीज अगर लटकाते हैं तो भी हमें फील होता है कि जो अर्थ है उस चीज को अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, तो अर्थ किसी चीज पे जो भी फोर्स लगाती है दैट इज द वेट ऑफ द बॉडी। क्वेश्चन में आगे बढ़ने के पहले एक बार फिर से यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देख लेते हैं। कोई मासेस m1 और m2 अगर एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पर हैं तो उनके बीच में जो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स होता है F इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर, वेयर कैपिटल G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हाँ, एक चीज, कैपिटल G को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों बोला जाता है, उसका भी एक रीजन है। अगर हम एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे जाएं या कहीं भी जाएं, किसी दूसरे मिल्की वे या उसमें पहुंच जाएं, तो भी जो कैपिटल जी होता है उसकी वैल्यू कभी नहीं बदलती। स्मॉल जी अभी हम लोग नहीं पढ़े, आगे पढ़ेंगे। जो स्मॉल जी है वो हर प्लैनेट पे बदलता रहता है, लेकिन जो कैपिटल जी है उसकी वैल्यू चाहे सूरज पे जाएं चाहे प्लूटो पे चले जाएं कहीं भी नहीं बदलती, हर जगह 6.7 इंटू 10⁻11 ही रहती है। इसीलिए इसको जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोला जाता है। चलें वापस क्वेश्चन पे आते हैं। पहले एक डायग्राम बनाते हैं बढ़िया सा। हियर इट इज अर्थ, और अर्थ के ऊपर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अर्थ एक्चुअल में बहुत बहुत बड़ी है, यहाँ डायग्राम में तो उस रेशियो के हिसाब से काफी छोटी लग रही है। मासेस लिख लेते हैं
अर्थ का मास दैट इज m1 मान लेते हैं 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, और ऑब्जेक्ट के मास को m2 मान लेते हैं दैट इज 150 किलोग्राम। अब अर्थ जो है इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगा रही है, उस फोर्स को निकाला जाएगा। एक मिनट, इस फोर्स को एक एरो के थ्रू हम दिखा भी देते हैं। अर्थ जो है इस ऑब्जेक्ट पर नीचे की तरफ एक फोर्स लगा रही है, ऑब्जेक्ट भी अर्थ पे ऊपर की तरफ लगाता है, लेकिन उस फोर्स को हम नहीं दिखा रहे हैं ड्यू टू द एक्शन रिएक्शन। तो ये फोर्स F की वैल्यू क्या होगी, दैट इज फॉर्मूला लिखा कैपिटल G इंटू m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, कैपिटल G दैट इज 6.7 इंटू 10 की पावर -11, m1 6 इंटू 10⁻24, m2 ऑब्जेक्ट का मास 150 किलोग्राम, और आर स्क्वायर मतलब 6.4 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर। थोड़ा ठहरते हैं, देखिए ये जो कैलकुलेशन है क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो कैलकुलेशन है। इस कैलकुलेशन को करने का कुछ खास तरीका होता है। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे तो रूल क्या है, थोड़ा सा एक स्टेप और आगे चलते हैं। पहले 6.7 इंटू 10 की पावर -11 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 24 इंटू 150, ठीक है। और ये जो स्क्वायर है ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये जो स्क्वायर है 6.4 इंटू 10 की पावर 6 का होल स्क्वायर, इस कैलकुलेशन को हम जरा इधर साइड में ले लेते हैं। तो ये होल स्क्वायर जो है दोनों में अप्लाई हो जाएगा। तो 6.4 का स्क्वायर इंटू 10 की पावर 6 का स्क्वायर। अब 6.4 का जो होल स्क्वायर है उसको 6.4 इंटू 6.4 लिख सकते हैं, और 10 की पावर 6 का होल स्क्वायर जरा याद करें, एक्सपोनेंट में हम लोगों ने रूल पढ़ा था, एक्सपोनेंट का रूल a रेज टू दी पावर m की पावर n, पावर के ऊपर पावर लगी तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, दैट इज a रेज टू दी पावर m इंटू n। तो 6 इंटू 2 दैट इज 10 रेज टू दी पावर 12। एग्जाम में ये जो कैलकुलेशन है उसको साइड में करके दिखा दें, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, साइड में करके दिखानी एग्जाम में। अब देखिए इस तरह की कैलकुलेशन को करने का एक खास रूल होता है। कह सकते हैं कि एक खिचड़ी ऐसी बनी है जिसमें दो तरह की चीजें हैं। नॉर्मल खिचड़ी में तो दाल और चावल होता है, इसमें भी दो तरह की चीजें हैं, एक तो नंबर और दूसरा एक्सपोनेंट वाले टर्म जिसमें बड़े बड़े एक्सपोनेंट लगे हुए हैं। तो रूल ये है, जितने भी नंबर वाले टर्म्स हैं उन सब को एक तरफ लिख लें। लगभग आधे न्यूमेरिकल के क्वेश्चन तो इसी तरह की कैलकुलेशन, नंबर वाले सारे टर्म एक तरफ लिख लें, ठीक है। 6.7, 6, 150 और 6.4 और 6.4 को, और जितने भी एक्सपोनेंट वाले टर्म्स हैं उन सारे टर्म को जो है अलग लिख लें। 10 की पावर -11 इंटू 10 की पावर 24 और अपॉन में 10 की पावर 12, इनको अलग लिख लें। और रूल ये है कि ये जो एक्सपोनेंट नंबर वाले टर्म हैं इनको अलग सॉल्व करो, और जो एक्सपोनेंट हैं उसको साइड में करके अलग से दिखा दें, ठीक है। चलो पहले हम लोग एक्सपोनेंट लेते हैं। 10 रेज टू दी पावर -11 इंटू 10 रेज टू दी पावर 24 अपॉन 10 रेज टू दी पावर 12। यहाँ एक बबल के अंदर हमने इसको सॉल्व किया है। न्यूमरेटर में देखो a की पावर m इंटू a की पावर n दैट इज a की पावर m प्लस n लगेगा, तो यहाँ 10 की पावर -11 प्लस 24 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में वही 10 की पावर 12 रहेगा। अब -11 प्लस 24 कितना हुआ, दैट इज 10 की पावर 13, ठीक है। अब यहां पर दूसरा रूल लगेगा डिवीजन वाला, a रेज टू दी पावर m अपॉन a रेज टू दी पावर n दैट इज a रेज टू दी पावर m माइनस n। तो ये 12 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 13 माइनस 12 दैट इज 10 की पावर 1, और केवल 10 बचा। तो यहां पर इसकी जगह पर हम लोग 10 लिख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद देखें इधर जो नंबर वाले टर्म्स हैं इनको अलग कैलकुलेट करते हैं। 6.7 इंटू 6 इंटू 150 अपॉन 6.4 इंटू 6.4।
पहली बात, ये जो नंबर वाले टर्म है इसमें कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, 5 मिनट से ऊपर भी लग सकता है, तो उसमें परेशान नहीं होना है। कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पर नीचे 2 डिजिट पर डेसिमल है, ऊपर सिर्फ 1 डिजिट पर, तो 10 का मल्टीप्लाई किया, 2 से काटा 2 5 जा, 2 से इसको काटा 64 को आया 32, फिर 2 से काटा तो ये 150 कटा तो 75 हो गया, 2 से 32 को काटा तो 16 आया, फिर 2 से काटा, 2 3 जा 6 और 2 8 जा, फिर 2 से काटा, 2 5 जा 10 और 2 4 जा, ठीक। अब नहीं कट रहा है, अब नहीं कट रहा है, तो ये जो टर्म्स हैं इनको लिख लिया भाई, 67 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 75 इंटू 5 और डिनोमिनेटर में 64 इंटू 4, थोड़ा और कंप्रेस किया, 67, 5 3 जा 15 और 15 5 जा 75, ठीक है। 67 इंटू 75 इंटू 75 और अपॉन में 64 4 जा 256। चलो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, और देखें सामने कैलकुलेशन। $67 इंटू 75 इंटू 75 और अपॉन में देखें क्या है, अपॉन में है 256। तो इसको हम लोग पहले इक्वल कर लेते हैं, कितना आया, इक्वल का साइन कहाँ गया, और इसको डिवाइड करते हैं 256 से, जरा देखें कितना आंसर आ रहा है, 1472.167। और भाई अगर डेसिमल के 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करते हैं तो 16 के बाद जो 7 है वो 5 से बड़ा है, तो ये जो डेसिमल के बाद 16 है वहाँ 6 की जगह हो जाएगा 7, और हमारा जो आंसर आएगा दैट इज 1472.17 न्यूटन। ये जो है अर्थ इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रही है, तो यही इसका वेट हो जाएगा। तो आंसर है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, क्या पूछा है क्वेश्चन में, व्हाट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी पूछा है। अरे तो देखें फोर्स ऑफ ग्रेविटी में जो स्टार्टिंग में हमने एक्सप्लेनेशन किया था वेट का, उसकी कोई जरूरत नहीं है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी दैट इज 1472.17 न्यूटन, ठीक है। और अगर यही पूछा जाए कि भाई वेट निकालिए, तो जो वेट है वो भी यही फोर्स ऑफ ग्रेविटी ही होगा, ठीक है, दैट इज 1472.17 न्यूटन। तो यहां पर देखें जो स्टार्टिंग में हमने एक्सप्लेनेशन किया था वो एक्स्ट्रा हो गया है, उसको जो है रिमूव कर देंगे। क्वेश्चन इज कंप्लीटेड।